जून 1665। मुगलों के एक विशाल तंबू में एक मराठा योद्धा चुपचाप बैठा था। उसके चेहरे पर हमेशा रहने वाला वो अजय तेज नहीं था, बल्कि एक खौफनाक बेबसी थी। उस इंसान ने अभी अभी अपनी जिंदगी की सबसे दर्दनाक शर्त पर दस्तखत किए थे। अपने खून, पसीने और जान की कीमत पर जीते गए 23 किले उसने अपने ही हाथों से दुश्मनों को सौंप दिए थे। लेकिन सबसे बड़ा दर्द किले हारने का नहीं था। मुगलों की शर्त यह थी कि उसे अपने 8 साल के मासूम बेटे को उनके खूंखार दरबार में बंधक बनाकर भेजना था। जरा सोचिए, उस पिता के दिल पर उस रात क्या गुजरी होगी। जो इंसान अपने लोगों को मुगलों से बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा रहा था, उस दिन वह अपनी ही आंखों के सामने अपने 8 साल के बच्चे को दुश्मनों के बीच मौत के मुंह में धकेलने को मजबूर था। आज जब भी शिवाजी महाराज का नाम आता है तो हमारे दिमाग में एक अजय भगवान घोड़े पर बैठे एक जादुई योद्धा की तस्वीर उभरती है। हमें स्कूलों में बस उनकी जीत और शौर्य की सीधी सीधी कहानियां रटा दी गईं, लेकिन इन किताबी कहानियों ने उस खौफनाक दर्द और उस असली इंसान को हमेशा के लिए छुपा दिया, जिसने अपनी महानता किसी चमत्कार से नहीं, बल्कि ऐसे अनगिनत अपमान के घूंट पीकर और रातों की नींद खोकर हासिल की थी। इतिहास ने उन्हें एक ऐसा देवता बना दिया जिसे कभी दर्द या बेबसी महसूस नहीं होती। लेकिन सच तो यह है कि शिवाजी महाराज की असली ताकत उनकी तलवार में नहीं थी, बल्कि अपने सबसे गहरे दर्द और मजबूरी के वक्त भी अपनी भावनाओं को मारकर अपने दिमाग को बर्फ की तरह शांत और व्यावहारिक रखने में थी। वे जानते थे कि उस दिन झुकने और अपमान सहने का मतलब था कल जिंदा रहना और दोगुनी ताकत से वापस लौटना। आज हम किसी देवता की स्तुति या रटाई जीत की गाथा की बात नहीं करेंगे। आज हम पुरंदर के उस खौफनाक तंबू का सच जानेंगे और राजनीति, अपमान और उस बेमिसाल इंसानी दिमाग की वो कहानी खोलेंगे जिसने एक पिता के रूप में सब कुछ हारने और टूटने के बाद भी भारत के इतिहास का सबसे ताकतवर साम्राज्य खड़ा कर दिया। आइए, इतिहास के सबसे यथार्थवादी और टूटकर भी न बिखरने वाले विद्रोही की असली कहानी शुरू करते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म शिवनेरी के किले में सन 1630 में हुआ था। उनके पिता शाहजी भोंजे उस समय दक्षिण के राज्यों में एक बड़े सेनानायक के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे थे और उनकी माता जीजाबाई एक बहुत ही समझदार और दृढ़ निश्चय वाली महिला थीं। शिवाजी महाराज के शुरुआती जीवन को समझने के लिए हमें उस समय की राजनीतिक स्थिति को भी देखना होगा, लेकिन इसे बहुत उलझाए बिना सरल शब्दों में कहें तो उस समय भारत के बड़े हिस्से पर अलग अलग सुल्तानों और मुगलों का शासन था। शिवाजी महाराज के बचपन के शुरुआती दिन अपनी माता के साथ ही बीते, क्योंकि उनके पिता युद्ध और राजनीति के काम से अक्सर बाहर रहते थे। यहाँ यह समझना जरूरी है कि शिवाजी महाराज के मन में स्वराज या खुद के शासन का विचार अचानक से नहीं आया था। यह उनके बचपन के अनुभवों और अपनी माता से सीखी गई बातों का एक धीरे धीरे विकसित हुआ परिणाम था। जीजाबाई ने शिवाजी महाराज को रामायण और महाभारत की कहानियां सुनाई, लेकिन इन कहानियों का उद्देश्य सिर्फ मनोरंजन नहीं था। उनका उद्देश्य शिवाजी महाराज को यह समझाना था कि न्याय और अन्याय के बीच क्या अंतर होता है और एक शासक की अपनी जनता के प्रति क्या जिम्मेदारी होती है। यहाँ से शिवाजी महाराज के भीतर एक विशेष प्रकार की सोच विकसित होने लगी, जिसे हम आज के समय में स्व प्रबंधन या आत्मनिर्भरता कह सकते हैं। उन्होंने बहुत कम उम्र में ही यह महसूस कर लिया था कि जिस जमीन पर वे रह रहे हैं, वहां के लोगों की अपनी कोई राजनीतिक पहचान नहीं है। लोग भारी कर चुकाते थे और बदले में उन्हें सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं मिलती थी। इसी विचार ने उन्हें यह सोचने पर मजबूर किया कि क्या कोई ऐसी व्यवस्था हो सकती है जहां सत्ता स्थानीय लोगों के हाथ में हो और शासन का मुख्य आधार जनता का कल्याण हो। जब वे थोड़े बड़े हुए तो उन्हें पुणे की जागीर की जिम्मेदारी संभालने के लिए भेजा गया। उस समय पुणे की हालत बहुत खराब थी। लंबे समय से चल रहे युद्धों और अकाल की वजह से खेती पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। यहाँ शिवाजी महाराज ने अपनी प्रशासनिक सोच का पहला बड़ा प्रदर्शन किया। उन्होंने केवल आदेश नहीं दिए, बल्कि जमीन पर उतरकर किसानों की समस्याओं को समझा। उन्होंने किसानों को खेती के लिए प्रोत्साहित करने के लिए टैक्स में छूट दी
और उन्हें बीज और बैल खरीदने के लिए कर्ज उपलब्ध कराया। उनका यह कदम उनकी उस विचारधारा को दर्शाता है कि कोई भी राज्य तभी मजबूत हो सकता है जब उसकी अर्थव्यवस्था यानी किसान और मजदूर खुशहाल हों। उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया था कि वे केवल एक योद्धा नहीं बनना चाहते थे, बल्कि एक ऐसे व्यवस्थापक बनना चाहते थे जो समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चले। शिवाजी महाराज की शिक्षा में युद्ध कला के साथ साथ कूटनीति का भी बड़ा हिस्सा था। उनके गुरु और संरक्षक दादोजी कोंडदेव ने उन्हें प्रशासन के बारीक गुर सिखाए। लेकिन शिवाजी महाराज की सबसे बड़ी खूबी यह थी कि वे किताबी ज्ञान से ज्यादा व्यावहारिक अनुभव पर भरोसा करते थे। उन्होंने सह्याद्री की पहाड़ियों में रहने वाले मावल क्षेत्र के लोगों से दोस्ती की। ये लोग सीधे, साधे और मेहनती थे, जिन्हें समाज के उच्च वर्गों द्वारा अक्सर अनदेखा किया जाता था। शिवाजी महाराज ने उनके साथ बैठकर खाना खाया, उनके दुख सुख समझे और उन्हें यह विश्वास दिलाया कि वे सब मिलकर एक नया भविष्य बना सकते हैं। यहीं से उनकी उस सेना की नींव पड़ी जिसे मावला कहा गया। मावलों के साथ उनका जुड़ाव कोई भावनात्मक ड्रामा नहीं था, बल्कि एक सोची समझी सामाजिक और रणनीतिक योजना थी। वे जानते थे कि अगर उन्हें बड़ी ताकतों से लड़ना है तो उन्हें स्थानीय लोगों का ऐसा समर्थन चाहिए जो पैसे या लालच के लिए नहीं, बल्कि एक साझा लक्ष्य के लिए उनके साथ खड़े हों। सन 1645 के आसपास, जब उनकी उम्र मात्र 15-16 साल रही होगी, उन्होंने अपने भविष्य की दिशा तय कर ली थी। उन्होंने महसूस किया कि बिना किलों के किसी भी क्षेत्र पर नियंत्रण रखना असंभव है। उस समय किले ही सत्ता के केंद्र हुआ करते थे। उन्होंने तोरण के किले पर अधिकार कर लिया। यह उनके जीवन की पहली बड़ी सैन्य सफलता थी। लेकिन इस जीत के पीछे कोई बहुत बड़ा खून खराबा नहीं था, बल्कि उनकी चतुराई और सही समय पर लिया गया फैसला था। उन्होंने बीजापुर के सुल्तान को यह समझाने की कोशिश की कि वे केवल उनकी जागीर का बेहतर प्रबंधन कर रहे हैं, न कि कोई विद्रोह। यह उनकी शुरुआती कूटनीति का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। वे जानते थे कि जब तक वे पूरी तरह तैयार नहीं हो जाते, उन्हें सीधे टकराव से बचना चाहिए। शिवाजी महाराज की सोच का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा था न्याय की निष्पक्षता। उस समय के समाज में जाति और वर्ग के आधार पर न्याय में भेदभाव होना आम बात थी। लेकिन शिवाजी महाराज ने अपने प्रशासन में यह नियम बनाया कि कानून सबके लिए बराबर होगा। एक प्रसिद्ध घटना का जिक्र मिलता है जहां उन्होंने एक पाटिल गांव का मुखिया को कड़ी सजा दी थी क्योंकि उसने एक महिला के साथ दुर्व्यवहार किया था। यह घटना यह बताने के लिए काफी है कि उनके लिए स्वराज का मतलब केवल सत्ता परिवर्तन नहीं था, बल्कि एक ऐसी नैतिक व्यवस्था की स्थापना थी जहां कमजोर से कमजोर व्यक्ति भी सुरक्षित महसूस कर सके। वे मानते थे कि सत्ता एक जिम्मेदारी है, न कि उपभोग का साधन। जैसे जैसे उनका प्रभाव बढ़ा, उन्होंने यह भी समझा कि केवल किलों को जीतना काफी नहीं है, बल्कि उन्हें सुरक्षित रखने के लिए एक मजबूत आर्थिक प्रणाली की जरूरत है। उन्होंने अपनी जागीर में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सख्त नियम बनाए। उन्होंने सरकारी अधिकारियों को वेतन के रूप में नकद राशि देने की प्रथा शुरू की, जबकि उस समय जागीरदारी प्रथा चलती थी जिसमें जमीन दी जाती थी। जागीरदारी प्रथा में अधिकारी अक्सर अपनी जमीन के किसानों का शोषण करते थे ताकि वे ज्यादा मुनाफा कमा सकें। शिवाजी महाराज ने इस सिस्टम को बदलकर सत्ता को सीधा अपने हाथ में रखा और अधिकारियों की जवाबदेही तय की। यह उनकी आधुनिक प्रशासनिक सोच का प्रमाण था जो अपने समय से बहुत आगे थी। सन 1648 में जब उनके पिता शाहजी को बीजापुर के सुल्तान ने गिरफ्तार कर लिया, तो शिवाजी महाराज के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी हो गई। अगर वे सैन्य हमला करते तो उनके पिता की जान को खतरा हो सकता था। यहां उन्होंने अपनी अद्भुत कूटनीतिक सूझबूझ का परिचय दिया। उन्होंने मुगलों के साथ पथराचार शुरू किया और बीजापुर पर दबाव बनवाया। उन्होंने यह दिखाया कि अगर उनके पिता को नहीं छोड़ा गया तो वे मुगलों के साथ मिल सकते हैं। इस दबाव के चलते बीजापुर को शाहजी को छोड़ना पड़ा। इस घटना ने साबित कर दिया कि शिवाजी महाराज केवल तलवार के धनी नहीं थे, बल्कि वे राजनीति के शतरंज को बहुत अच्छी तरह खेलना जानते थे। उन्होंने बिना कोई युद्ध लड़े अपने पिता को सुरक्षित बचा लिया। शिवाजी महाराज का व्यक्तित्व बहुत ही संयमित था। वे कभी भी जोश में आकर होश नहीं खोते थे। उनके हर कदम के पीछे एक ठोस तर्क और तैयारी होती थी। वे जानते थे कि उनका सामना जिन ताकतों से है,
उनके पास अपार धन और बड़ी सेनाएं हैं, इसलिए उन्होंने गनिमी कावा यानी छापामार युद्ध नीति को विकसित किया। यह नीति केवल जंगलों में छिपकर लड़ना नहीं थी, बल्कि यह भूगोल के सही इस्तेमाल, सटीक जानकारी और गति की कला थी। उन्होंने अपने सैनिकों को सिखाया कि कब पीछे हटना है और कब अचानक हमला करना है। उनकी यह सोच इस वास्तविकता पर आधारित थी कि एक छोटी सेना बड़ी सेना को सीधे मैदान में नहीं हरा सकती, लेकिन उसे उसकी कमजोरियों पर चोट करके थकाया और हराया जा सकता है। उनका धार्मिक दृष्टिकोण भी बहुत व्यावहारिक था। हालांकि वे खुद एक समर्पित हिंदू थे, लेकिन उनके स्वराज में अन्य धर्मों के प्रति कोई नफरत नहीं थी। उनकी सेना में और उनके प्रशासन में कई मुस्लिम अधिकारी ऊंचे पदों पर थे। उनके लिए व्यक्ति की वफादारी और उसकी क्षमता सबसे ऊपर थी। उन्होंने स्पष्ट आदेश दिए थे कि युद्ध के दौरान किसी भी मस्जिद को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा और यदि कोई कुरान हाथ लगे तो उसे सम्मान के साथ उसके अनुयायियों को सौंप दिया जाएगा। यह उदारता केवल दिखावे के लिए नहीं थी, बल्कि यह उनकी इस समझ से आई थी कि एक स्थायी राज्य तभी बन सकता है जब उसमें रहने वाले सभी लोग खुद को सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। धीरे धीरे उन्होंने जावली के क्षेत्र पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। जावली का इलाका भौगोलिक रूप से बहुत दुर्गम था और वहां के मोरे परिवार का शासन बीजापुर के प्रति वफादार था। शिवाजी महाराज ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन जब बात नहीं बनी तो उन्होंने कड़े कदम उठाए। जावली की जीत ने उनके लिए कोंकण और समुद्र तट की ओर जाने का रास्ता खोल दिया। यह उनकी रणनीतिक दृष्टि का एक और हिस्सा था। वे भारत के उन शुरुआती शासकों में से थे जिन्होंने यह समझा कि समुद्र पर नियंत्रण रखे बिना कोई भी राज्य पूरी तरह सुरक्षित नहीं हो सकता। इसीलिए उन्होंने आगे चलकर अपनी नौसेना बनाने पर ध्यान दिया। इस शुरुआती दौर में शिवाजी महाराज ने जो सबसे बड़ी उपलब्धि हासिल की, वह थी लोगों के मन में आत्मसम्मान की भावना जगाना। उन्होंने आम जनता को यह विश्वास दिलाया कि वे गुलाम रहने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। उनकी बातों में कोई जादू नहीं था, बल्कि उनके काम ऐसे थे जो लोगों को प्रभावित करते थे। जब लोग देखते थे कि उनका राजा उनके साथ मिलकर काम कर रहा है, उनकी समस्याओं को सुन रहा है और अपराधियों को सजा दे रहा है, तो उनका जुड़ाव स्वतः ही बढ़ जाता था। शिवाजी महाराज का यह दर्शन कि राजा जनता का सेवक होता है, आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उस समय था। शिवाजी महाराज के जीवन का अगला अध्याय उनकी बढ़ती शक्ति और बीजापुर सल्तनत के साथ उनके सीधे टकराव की कहानी है। सन 1659 तक शिवाजी महाराज ने कोंकण और पुणे के आस पास के कई महत्वपूर्ण किलों पर अपना अधिकार जमा लिया था। उनकी इस बढ़ती ताकत ने बीजापुर के दरबार में खलबली मचा दी थी। उस समय बीजापुर की सत्ता बड़ी बेगम साहिबा के हाथ में थी, क्योंकि सुल्तान अभी कम उम्र थे। उन्होंने शिवाजी महाराज को रोकने के लिए अपने सबसे अनुभवी और ताकतवर सेनापति अफजल खान को चुना। अफजल खान केवल अपनी शारीरिक शक्ति के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी कूटनीतिक चालों और क्रूरता के लिए भी कुख्यात था। अफजल खान एक विशाल सेना, हाथियों और तोपखाने के साथ बीजापुर से रवाना हुआ। उसका मुख्य उद्देश्य शिवाजी महाराज को खुले मैदान में युद्ध के लिए मजबूर करना था, क्योंकि वह जानता था कि पहाड़ी इलाकों में मराठा सेना को हराना बहुत मुश्किल है। अपनी राह में उसने कई मंदिरों को नुकसान पहुंचाया और आम जनता को प्रताड़ित किया, ताकि शिवाजी महाराज गुस्से में आकर पहाड़ों से नीचे उतर आएं। लेकिन यहां शिवाजी महाराज की धैर्य और रणनीति की फिलॉसफी काम आई। उन्होंने भावनाओं में बहकर कोई जल्दबाजी नहीं की। वे जानते थे कि भावनाओं से युद्ध नहीं जीते जाते, बल्कि सही समय और सही स्थान का चुनाव जीत सुनिश्चित करता है। उन्होंने अफजल खान को यह संदेश भिजवाया कि वे उससे बहुत डरे हुए हैं और सीधे युद्ध नहीं करना चाहते। उन्होंने अफजल खान को प्रतापगढ़ के घने जंगलों में मिलने के लिए आमंत्रित किया। यह एक बहुत ही जोखिम भरा फैसला था, लेकिन इसके पीछे शिवाजी महाराज की गहरी सोच थी। प्रतापगढ़ का भूगोल ऐसा था जहां अफजल खान की विशाल सेना और घुड़सवार बेकार हो जाते, जबकि मावलों के लिए वह इलाका घर जैसा था। अफजल खान ने अपनी ताकत के घमंड में इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। उसे लगा कि वह एक मुलाकात के बहाने शिवाजी महाराज को खत्म कर देगा। मुलाकात का दिन तय हुआ। शिवाजी महाराज ने इस मुलाकात के लिए पूरी तैयारी की थी।
उन्होंने अपने कपड़ों के नीचे चिलखता लोहे की जालीदार सुरक्षा पहनी और अपने हाथों में बाघ नख, शेर के पंजों जैसा हथियार और बिछुआ, एक छोटा खंजर छुपा लिया। यह उनकी सावधानी और दूरदर्शिता को दर्शाता है। वे किसी पर अंधा विश्वास नहीं करते थे, खासकर उस पर जिसका इतिहास धोखेबाजी का रहा हो। जब दोनों की मुलाकात हुई तो अफजल खान ने गले मिलने के बहाने शिवाजी महाराज को अपनी मजबूत बाहों में जकड़ लिया और खंजर से उन पर हमला कर दिया। लेकिन चिलखत की वजह से शिवाजी महाराज बच गए और उन्होंने तुरंत अपने बाघ नखों से अफजल खान पर जवाबी हमला किया। इस घटना के बाद जो हुआ वह युद्ध कौशल का एक बेहतरीन उदाहरण था। जैसे ही अफजल खान के घायल होने का संकेत मिला, पहाड़ियों में छिपे हुए मराठा सैनिकों ने बीजापुर की सेना पर अचानक हमला बोल दिया। अफजल खान की सेना इस तरह के हमले के लिए तैयार नहीं थी। वे जंगलों में रास्ता भटक गए और शिवाजी महाराज की सेना ने उन्हें भारी शिकस्त दी। इस जीत ने न केवल शिवाजी महाराज का कद बढ़ा दिया, बल्कि पूरे भारत में यह संदेश गया कि एक छोटी शक्ति भी सही रणनीति और साहस से बड़ी सल्तनत को चुनौती दे सकती है। अफजल खान की मृत्यु के बाद शिवाजी महाराज ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रशासनिक और मानवीय निर्णय लिया। उन्होंने अफजल खान के शव का पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार करवाया और उसकी कब्र बनवाई। यह उनकी उस विचारधारा का हिस्सा था कि दुश्मनी केवल जीवित व्यक्ति से होती है, उसकी मृत्यु के बाद नहीं। उन्होंने हारने वाली सेना के उन सैनिकों को भी अपनी सेना में शामिल होने का मौका दिया जो वफादार रहने को तैयार थे। यह उनकी समावेशी राजनीति का हिस्सा था, जहां वे लोगों को दुश्मन नहीं बल्कि संभावित संसाधन के रूप में देखते थे। बीजापुर के बाद अब शिवाजी महाराज का सामना उस समय की सबसे बड़ी ताकत मुगलों से होने वाला था। मुगल सम्राट औरंगजेब दक्षिण में शिवाजी महाराज की बढ़ती शक्ति को लेकर चिंतित था। उसने अपने मामा शाइस्ता खान को एक विशाल सेना के साथ पुणे भेजा। शाइस्ता खान ने पुणे पर कब्जा कर लिया और शिवाजी महाराज के बचपन के घर लाल महल में अपना डेरा डाल दिया। लगभग 3 साल तक शाइस्ता खान पुणे में जमा रहा और मराठा इलाकों को तबाह करता रहा। शिवाजी महाराज जानते थे कि इतनी बड़ी मुगल सेना को सीधे युद्ध में हराना संभव नहीं है, इसलिए उन्होंने एक ऐसी योजना बनाई जिसे आज भी स्पेशल ऑपरेशंस का एक बेहतरीन उदाहरण माना जाता है। सन 1663 की एक रात शिवाजी महाराज अपने कुछ चुनिंदा सैनिकों के साथ पुणे में दाखिल हुए। उन्होंने एक शादी की बारात का भेष बनाया ताकि कोई पहचान न सके। वे सीधे लाल महल में घुस गए, जहां शाइस्ता खान गहरी नींद में था। अचानक हुए इस हमले से मुगल खेमे में हड़कंप मच गया। शाइस्ता खान अपनी जान बचाकर खिड़की से कूदा, लेकिन इस प्रक्रिया में उसकी उंगलियां कट गईं। यह हमला केवल एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, बल्कि यह मुगलों के मनोवैज्ञानिक डर को खत्म करने का एक तरीका था। दुनिया को यह पता चल गया कि मुगलों के सबसे सुरक्षित किलों में भी शिवाजी महाराज पहुंच सकते हैं। इस घटना के बाद औरंगजेब बहुत क्रोधित हुआ और उसने शाइस्ता खान का तबादला बंगाल कर दिया। लेकिन शिवाजी महाराज यहीं नहीं रुके। उन्हें अपने स्वराज को चलाने के लिए और एक मजबूत सेना खड़ी करने के लिए धन की आवश्यकता थी। उन्होंने सूरत पर हमला करने का फैसला किया, जो उस समय मुगलों का सबसे अमीर व्यापारिक केंद्र था। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि शिवाजी महाराज ने सूरत की आम जनता को नहीं लूटा, बल्कि मुगलों के खजाने और बड़े व्यापारियों की संपत्ति को निशाना बनाया। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि महिलाओं, बच्चों और धार्मिक स्थानों को कोई नुकसान न पहुंचे। सूरत से मिले धन का उपयोग उन्होंने नए किलों के निर्माण और नौसेना को मजबूत करने में किया। शिवाजी महाराज की नौसेना बनाने की सोच उनके विजन की गहराई को दर्शाती है। उन्होंने देखा कि सिद्दी, पुर्तगाली, डच और अंग्रेज समुद्र के रास्ते भारत में अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं। उन्होंने कहा था, जिसके पास समुद्र है उसके पास दुनिया है। उन्होंने मालवन के पास सिंधुदुर्ग जैसे समुद्री किलों का निर्माण करवाया। एक ऐसी सेना बनाना जिसके पास अपनी जमीन और अपना समुद्र हो, उस समय के किसी भी भारतीय शासक के लिए एक क्रांतिकारी विचार था। उन्होंने स्थानीय लोगों को जहाज बनाने और समुद्री युद्ध की कला में प्रशिक्षित किया। इन सब सफलताओं के बीच शिवाजी महाराज के सामने सबसे बड़ी चुनौती तब आई जब औरंगजेब ने अपने सबसे काबिल सेनापति मिर्जा राजा जयसिंह को दक्षिण भेजा। जयसिंह एक बहुत ही चतुर रणनीतिकार थे।
उन्होंने शिवाजी महाराज को चारों तरफ से घेरने की योजना बनाई। उन्होंने शिवाजी महाराज के विरोधियों को अपने साथ मिलाया और मराठा किलों की घेराबंदी शुरू कर दी। पुरंदर के किले की रक्षा करते हुए जब शिवाजी महाराज के सेनापति मुरारबाजी देशपांडे शहीद हो गए, तब शिवाजी महाराज ने महसूस किया कि लड़ते रहना समझदारी नहीं होगी। उन्होंने अपनी जनता और अपने सैनिकों को बचाने के लिए संधि करने का फैसला किया। सन 1665 में पुरंदर की संधि हुई। इस संधि के तहत शिवाजी महाराज को अपने 23 किले मुगलों को देने पड़े और उन्हें मुगलों की अधीनता स्वीकार करनी पड़ी। बहुत से लोगों को लगा कि यह शिवाजी महाराज के अंत की शुरुआत है, लेकिन शिवाजी महाराज के लिए यह एक कदम पीछे हटना था ताकि वे भविष्य में 2 कदम आगे बढ़ सकें। उन्होंने इस समय का उपयोग अपनी आंतरिक शक्ति को फिर से संगठित करने और मुगलों की कार्यप्रणाली को अंदर से समझने के लिए किया। शिवाजी महाराज का यह जीवन काल हमें सिखाता है कि सफलता हमेशा सीधी लकीर में नहीं चलती। कभी कभी बड़े लक्ष्यों के लिए छोटे समझौतों की जरूरत होती है। उनकी कूटनीति, उनकी नौसेना की दूरदर्शिता और उनके साहसिक कारनामों ने उन्हें एक क्षेत्रीय नेता से ऊपर उठाकर एक राष्ट्रीय प्रतीक बना दिया था। पुरंदर की संधि के बाद शिवाजी महाराज के जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उनकी ख्याति को पूरे भारत में फैला दिया। मिर्जा राजा जयसिंह ने शिवाजी महाराज को सुझाव दिया कि उन्हें आगरा जाकर सम्राट औरंगजेब से मिलना चाहिए। जयसिंह का मानना था कि इससे दक्षिण की राजनीति में स्थिरता आएगी और शिवाजी महाराज को मुगलों के दरबार में एक बड़ा पद मिल सकता है। शिवाजी महाराज जानते थे कि यह एक खतरनाक प्रस्ताव है, लेकिन उन्होंने इसे एक अवसर के रूप में देखा। वे मुगलों की राजधानी, उनके सैन्य बल और उनकी कार्यप्रणाली को अपनी आंखों से देखना चाहते थे। सन 1666 में वे अपने 9 साल के पुत्र संभाजी और कुछ वफादार सैनिकों के साथ आगरा के लिए रवाना हुए। जब वे आगरा के दरबार में पहुंचे तो औरंगजेब ने उनके साथ एक सामान्य जागीरदार जैसा व्यवहार किया। उन्हें उन अधिकारियों की पंक्ति में खड़ा कर दिया गया जो ओहदे में उनसे बहुत छोटे थे। शिवाजी महाराज, जो एक स्वतंत्र राजा की तरह जिए थे, इस अपमान को सहन नहीं कर पाए। उन्होंने भरे दरबार में अपनी नाराजगी जाहिर की और वहां से बाहर निकल गए। यह औरंगजेब के लिए एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि उसके दरबार में किसी की हिम्मत नहीं थी कि उसकी मर्जी के बिना आवाज भी उठाए। इसके परिणाम स्वरूप शिवाजी महाराज और उनके पुत्र को जयपुर भवन में नजरबंद कर दिया गया। उनके चारों ओर हजारों मुगल सैनिकों का पहरा लगा दिया गया। आगरा की यह कैद शिवाजी महाराज के धैर्य और बुद्धिमानी की सबसे बड़ी परीक्षा थी। वे जानते थे कि अगर उन्होंने जबरदस्ती भागने की कोशिश की तो वे और उनके बेटे मारे जाएंगे। यहां उन्होंने एक मनोवैज्ञानिक खेल शुरू किया। उन्होंने बीमार होने का नाटक किया और अपनी सेहत में सुधार के लिए आगरा के साधु, संतों और गरीबों को मिठाई की टोकरियां भेजने की अनुमति मांगी। शुरुआत में मुगल सैनिकों ने हर टोकरी की बारीकी से जांच की, लेकिन जब हफ्तों तक कुछ नहीं मिला तो वे लापरवाह हो गए। सन 1666 की एक शाम शिवाजी महाराज और संभाजी इन्हीं मिठाई की बड़ी टोकरियों में छिपकर कैद से बाहर निकल आए। उनकी यह वापसी किसी चमत्कार से कम नहीं थी। उन्होंने सीधे पुणे जाने के बजाय एक लंबा और घुमावदार रास्ता चुना। वे मथुरा, काशी, गया और जगन्नाथपुरी होते हुए लगभग 8 महीनों बाद वापस महाराष्ट्र पहुंचे। इस यात्रा के दौरान उन्होंने उत्तर भारत की सामाजिक और राजनीतिक स्थिति का गहराई से अध्ययन किया। जब वे वापस आए तो पूरे महाराष्ट्र में खुशी की लहर दौड़ गई। मुगलों को लगा था कि उन्होंने शिवाजी महाराज को खत्म कर दिया है, लेकिन वे अब पहले से कहीं ज्यादा अनुभवी और दृढ़ होकर लौटे थे। वापस आने के बाद शिवाजी महाराज ने कुछ समय तक शांति बनाए रखी। वे अपनी शक्ति को फिर से संगठित कर रहे थे। सन 1670 में उन्होंने उन किलों को वापस जीतना शुरू किया जो उन्होंने पुरंदर की संधि में खो दिए थे। इसी दौरान सिंहगढ़, कोडाना के किले की प्रसिद्ध लड़ाई हुई, जहां उनके सेनापति तानाजी मालुसरे ने वीरगति प्राप्त की, लेकिन किले पर कब्जा कर लिया। शिवाजी महाराज ने एक एक करके अपने सभी महत्वपूर्ण किले वापस ले लिए। उनकी इस सैन्य सफलता ने यह साबित कर दिया कि मुगलों की ताकत अजेय नहीं है। अब शिवाजी महाराज के मन में एक बड़ा विचार आकार ले रहा था। हालांकि वे एक बड़े क्षेत्र के स्वामी थे, लेकिन कानूनी रूप से मुगलों की नजर में वे केवल एक जमींदार या विद्रोही थे। उन्हें अपनी जनता और अन्य राजाओं के बीच एक औपचारिक मान्यता की आवश्यकता थी।
वे चाहते थे कि उनके शासन को एक स्वतंत्र संप्रभु राज्य के रूप में स्वीकार किया जाए। इसी उद्देश्य के साथ उन्होंने अपना राज्याभिषेक राजतिलक करने का निर्णय लिया। यह उस समय की राजनीति में एक क्रांतिकारी कदम था, क्योंकि सदियों से भारत के बड़े हिस्से पर सुल्तानों का शासन था और किसी हिंदू राजा का इस तरह स्वतंत्र घोषित होना एक नई शुरुआत थी। राज्याभिषेक की तैयारी बहुत बड़े स्तर पर की गई। रायगढ़ के किले को राजधानी के रूप में चुना गया, जो अपनी ऊंचाई और सुरक्षा के लिए प्रसिद्ध था। काशी के प्रसिद्ध विद्वान गागा भट्ट को इस समारोह के लिए आमंत्रित किया गया। 6 जून सन 1674 को शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ और उन्हें छत्रपति की उपाधि दी गई। यह केवल एक व्यक्ति का राज्याभिषेक नहीं था, बल्कि यह एक विचार की जीत थी। उन्होंने हिंदवी स्वराज की स्थापना का संकल्प लिया, जिसका अर्थ था यहाँ के लोगों का अपना शासन। राज्याभिषेक के बाद शिवाजी महाराज ने शासन चलाने के लिए एक नई और व्यवस्थित प्रणाली बनाई, जिसे अष्टप्रधान मंडल कहा गया। यह 8 मंत्रियों की एक परिषद थी, जहां हर मंत्री का काम तय था। इसमें पेशवा, प्रधानमंत्री, अमात्य वित्त मंत्री, सचिव, मंत्री, सेनापति, सुमंत, विदेश मंत्री, न्यायाधीश और पंडित राव, धार्मिक मामलों के प्रमुख शामिल थे। यहां भी उनकी सोच बहुत आधुनिक थी। उन्होंने सत्ता का विकेंद्रीकरण किया ताकि शासन सुचारू रूप से चल सके। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि कोई भी पद वंशानुगत पीढ़ी दर पीढ़ी न हो, बल्कि योग्यता के आधार पर दिया जाए। शिवाजी महाराज ने अपनी भाषा और संस्कृति के संरक्षण पर भी ध्यान दिया। उस समय प्रशासनिक कार्यों में फारसी शब्दों का बहुत प्रभाव था। उन्होंने राज्य व्यवहार कोश तैयार करवाया ताकि प्रशासनिक शब्दावली में संस्कृत और स्थानीय शब्दों का प्रशासनिक उपयोग किया जा सके। यह उनकी दूरदर्शिता थी कि एक राष्ट्र को अपनी पहचान बनाए रखने के लिए अपनी भाषा की आवश्यकता होती है। उन्होंने मुद्रा प्रणाली में भी सुधार किया और अपने नाम के सिक्के चलवाए। राज्याभिषेक के बाद भी वे शांत नहीं बैठे। सन 1677 में उन्होंने दक्षिण की विजय दक्षिणी अभियान की योजना बनाई। वे कर्नाटक और तमिलनाडु तक पहुंचे और जिंजी जैसे महत्वपूर्ण किलों पर अधिकार किया। इस अभियान का उद्देश्य मराठा साम्राज्य की सीमाओं को बढ़ाना और भविष्य में मुगलों के खिलाफ एक मजबूत रक्षा पंक्ति तैयार करना था। जिंजी का किला आगे चलकर मराठा इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ, जब मुगलों ने महाराष्ट्र पर बड़ा हमला किया था। शिवाजी महाराज का स्वास्थ्य धीरे धीरे बिगड़ने लगा था। सालों के निरंतर युद्ध, यात्राओं और मानसिक तनाव ने उनके शरीर पर असर डाला था। 3 अप्रैल सन 1680 को रायगढ़ के किले में इस महान नायक का निधन हो गया। उनके निधन के समय मराठा साम्राज्य एक ऐसी ताकत बन चुका था जिसे मिटाना किसी के लिए भी संभव नहीं था। शिवाजी महाराज का जीवन केवल युद्धों की कहानी नहीं है, बल्कि यह एक नई प्रशासनिक सोच, सामाजिक न्याय और अटूट साहस का दस्तावेज है। उन्होंने एक शून्य से शुरुआत की और एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया। उनकी सबसे बड़ी जीत यह थी कि उन्होंने आम आदमी के मन में यह विश्वास पैदा किया कि वे अपनी किस्मत खुद बदल सकते हैं। उनका स्वराज केवल एक राजनीतिक शब्द नहीं था, बल्कि वह एक जीवन जीने का तरीका था जहां ईमानदारी, न्याय और स्वाभिमान सर्वोपरि थे। छत्रपति शिवाजी महाराज के निधन के बाद बहुत से लोगों को लगा कि मराठा साम्राज्य अब बिखर जाएगा, लेकिन उनकी असली ताकत उनके द्वारा बनाए गए किलों या उनकी सेना में नहीं, बल्कि उन विचारों में थी जो उन्होंने आम लोगों के मन में बोए थे। शिवाजी महाराज ने एक ऐसी शासन व्यवस्था की नींव रखी थी जो व्यक्ति पर नहीं, बल्कि सिद्धांतों पर आधारित थी। उनके जाने के बाद उनके पुत्र संभाजी महाराज ने उसी साहस के साथ मुगलों का सामना किया और 9 वर्षों तक औरंगजेब की विशाल सेना को महाराष्ट्र की पहाड़ियों में उलझाए रखा। यह शिवाजी महाराज की ही दूरदर्शिता थी कि उन्होंने जिंजी जैसे सुदूर दक्षिण के किलों को पहले ही जीत लिया था, जो बाद के कठिन समय में मराठा शक्ति के पुनरुद्धार के केंद्र बने। शिवाजी महाराज की सबसे बड़ी विरासत उनके द्वारा बनाए और मरम्मत किए गए लगभग 360 किले हैं। उनके लिए किला केवल पत्थर की दीवार नहीं था, बल्कि वह स्वराज की रक्षा करने वाली एक जीवित इकाई थी। उन्होंने किलों के प्रबंधन के लिए एक बहुत ही सख्त और पारदर्शी व्यवस्था बनाई थी। हर किले पर 3 मुख्य अधिकारी होते थे, हवलदार, सबनीस और कारखानीस। ये तीनों अलग अलग जातियों और वर्गों से होते थे ताकि कोई एक व्यक्ति गद्दारी न कर सके और सत्ता का संतुलन बना रहे। उन्होंने यह नियम बनाया था कि सूर्यास्त के बाद किले के दरवाजे किसी भी कीमत पर नहीं खोले जाएंगे, चाहे बाहर स्वयं राजा ही क्यों न खड़ा हो। यह अनुशासन ही था जिसने मराठा किलों को अजेय बना दिया।
शिवाजी महाराज की आर्थिक नीतियां भी उनके समय से बहुत आगे थीं। उन्होंने रैयतवारी व्यवस्था को बढ़ावा दिया, जिसका सीधा मतलब था कि किसान अपनी जमीन का मालिक है। उन्होंने बिचौलियों और जमींदारों की शक्ति को खत्म कर दिया, जो किसानों का खून चूसते थे। उन्होंने आदेश दिया था कि सेना जब भी किसी अभियान पर निकले तो वह किसी भी किसान की फसल को नुकसान नहीं पहुंचाएगी और न ही बिना पैसे दिए कोई सामान लेगी। यहां तक कि उन्होंने सैनिकों को सख्त हिदायत दी थी कि वे किसानों से घास का एक तिनका भी मुफ्त में नहीं लेंगे। यह संवेदनशीलता ही थी जिसने उन्हें रयतेचा राजा यानी जनता का राजा बनाया। उनकी नौसेना नेवी की विरासत ने भारत के समुद्री इतिहास को एक नई दिशा दी। शिवाजी महाराज ने यह भांप लिया था कि आने वाले समय में खतरा जमीन से ज्यादा समुद्र से होगा। उन्होंने कोंकण तट पर विजयदुर्ग, खांदेरी और कोलाबा जैसे किलों का निर्माण करवाया। उनकी नौसेना ने न केवल सिद्धियों को चुनौती दी, बल्कि अंग्रेजों और पुर्तगालियों के मन में भी खौफ पैदा कर दिया। वे जानते थे कि विदेशी व्यापारी केवल व्यापार करने नहीं आए हैं, बल्कि उनकी नजर भारत की सत्ता पर है। इसीलिए उन्होंने समुद्र पर अपनी पकड़ मजबूत की और स्वदेशी जहाज निर्माण उद्योग को बढ़ावा दिया। शिवाजी महाराज का न्याय उनकी विरासत का एक सुनहरा अध्याय है। उनके राज्य में महिलाओं का सम्मान सर्वोपरि था। युद्ध में जीती गई दुश्मन की महिलाओं के साथ भी वे अपनी माता जैसा व्यवहार करते थे। कल्याण के सूबेदार की बहू वाली प्रसिद्ध घटना इसका प्रमाण है, जहां उन्होंने उसे ससम्मान वापस भेजा और अपने सैनिकों को चेतावनी दी कि स्त्री का अपमान स्वराज का अपमान माना जाएगा। उनके शासन में भ्रष्टाचार के लिए कोई जगह नहीं थी, चाहे उनका अपना रिश्तेदार ही क्यों ना हो। अगर उसने जनता के साथ अन्याय किया तो उसे कड़ी सजा दी जाती थी। शिवाजी महाराज ने अपनी भाषा और संस्कृति को जो सम्मान दिया, उसका असर आज भी भारतीय समाज पर देखा जा सकता है। उन्होंने फारसी के बढ़ते प्रभाव को रोककर मराठी और संस्कृत को राजकीय कार्यों में स्थान दिया। उन्होंने राज्य व्यवहार कोश के माध्यम से प्रशासनिक शब्दावली को शुद्ध किया। उनका मानना था कि सांस्कृतिक गुलामी राजनीतिक गुलामी से कहीं ज्यादा खतरनाक होती है। उन्होंने उत्सवों और मेलों को बढ़ावा दिया ताकि लोग आपस में जुड़ सकें और उनमें अपनी पहचान के प्रति गौरव की भावना पैदा हो। मराठा साम्राज्य की यह मशाल शिवाजी महाराज के बाद भी जलती रही। 18वीं सदी में पेशवाओं के नेतृत्व में मराठा शक्ति ने दिल्ली तक अपना प्रभाव बढ़ाया और अटक से कटक तक भगवा ध्वज फहराया। लेकिन इस विशाल साम्राज्य की जड़ें शिवाजी महाराज के उन छोटे छोटे किलों और उन मावलों के बलिदान में थीं, जिन्होंने एक बड़े सपने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया था। उनकी युद्ध नीति गनिमी कावा को बाद में दुनिया भर के सैन्य विशेषज्ञों ने सराहा। वियतनाम के युद्ध में भी शिवाजी महाराज की छापामार रणनीतियों के अध्ययन का जिक्र मिलता है। शिवाजी महाराज को केवल एक हिंदू राजा के चश्मे से देखना उनकी महानता को सीमित करना होगा। वे एक लोकतांत्रिक राजा थे, जिन्होंने धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक समानता के सिद्धांतों को असलियत में लागू किया। उनकी सेना में इब्राहिम खान, दौलत खान और सिद्दी हिलाल जैसे कई निष्ठावान मुस्लिम सैनिक और अधिकारी थे। उनके लिए राष्ट्र की रक्षा और न्याय का धर्म सबसे बड़ा था। उन्होंने साबित किया कि एक शासक का धर्म उसकी प्रजा की खुशी और सुरक्षा होनी चाहिए। आज भी शिवाजी महाराज का नाम लेते ही स्वाभिमान और साहस का संचार होता है। वे एक ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी हार नहीं मानी। उन्होंने दिखाया कि कैसे एक साधारण जागीरदार का बेटा अपनी बुद्धिमत्ता, संगठन शक्ति और नैतिक बल से एक साम्राज्य खड़ा कर सकता है। रायगढ़ के पत्थरों से लेकर सह्याद्री की चोटियों तक उनकी गाथा आज भी गूंजती है। शिवाजी महाराज का जीवन हमें यह संदेश देता है कि स्वतंत्रता मांगी नहीं जाती, बल्कि उसे अपने पुरुषार्थ से अर्जित किया जाता है। उन्होंने एक ऐसा भारत बनाने का सपना देखा था जहां हर व्यक्ति निडर होकर जी सके और जहां न्याय का राज हो। उनकी विरासत किसी एक राज्य या भाषा तक सीमित नहीं है, बल्कि वह संपूर्ण मानवता के लिए प्रेरणा का स्रोत है।